नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग टूटने वाली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की। ये कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की। तो आइए गहराई से समझते हैं कि उस ऐतिहासिक अधिवेशन में आखिर हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हालात इतने बिगड़ चुके थे तो कांग्रेस इस बड़ी फूट से बच कैसे गई? क्या ये कोई बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी या बस कुछ वक्त के लिए मामले को टाल दिया गया था? इस सवाल का जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे विचारों की लड़ाई इतिहास की धारा को मोड़ देती है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना होगा, साल 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस एक फैसले ने मानो पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, ये तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था, और इसने सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रवाद पर हमला किया। और पता है इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो मतभेद पहले से ही थे वो अब खुलकर सामने आ गए। जो दरारें थीं वो अब एक गहरी खाई बन चुकी थीं। अब कांग्रेस के भीतर से एक नहीं बल्कि दो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थीं। तो ये दो खेमे कौन थे? एक तरफ थे नरमपंथी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शांति से याचिकाओं के जरिए ब्रिटिश राज के अंदर ही सुधार चाहते थे। और दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जिनकी अगुवाई कर रही थी लाल बालपाल की तिकड़ी। उनका मानना था कि अब अर्जी देने का नहीं बल्कि प्रदर्शन करने का वक्त है। उनकी मांग सीधी और साफ थी, हमें पूर्ण स्वशासन चाहिए, यानी स्वराज। तो जब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की बारी आई, तब तक ये वैचारिक लड़ाई अपने चरम पर थी। अब झगड़ा सिर्फ नीतियों का नहीं था, सवाल ये था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। अध्यक्ष पद ही टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। गरमपंथी चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने ताकि वे अपने तेज तरार एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। वहीं नरमपंथियों के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस सीधे सीधे टकराव की राजनीति में उतर जाएगी। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि लग रहा था कि कांग्रेस का टूटना अब तय है। लेकिन फिर इस सियासी उठापटक के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसके आगे दोनों ही गुटों को झुकना पड़ा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। उनका सम्मान, उनका कद इतना बड़ा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके नाम पर सवाल उठाए। वो उस मुश्किल घड़ी में एकता का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और उनके अध्यक्ष बनते ही खेल पलट गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में नौरोजी ने वो ऐतिहासिक ऐलान किया जिसका इंतजार गरमपंथियों को लंबे समय से था। उन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार ऑफिशियली स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित कर दिया। हाँ, उस वक्त स्वराज का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी। ये गरमपंथियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता ने सिर्फ पार्टी को टूटने से नहीं बचाया, बल्कि इसके चलते गरमपंथियों के एजेंडे को कांग्रेस की आधिकारिक नीति का हिस्सा बनाया गया और इसी के तहत 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। ये 4 प्रस्ताव क्या थे? ये असल में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई रणनीति थी। पहला, स्वराज यानी स्वशासन। दूसरा, स्वदेशी यानी अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल। तीसरा, बहिष्कार यानी विदेशी सामान का त्याग। और चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा यानी अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम बनाना। मतलब ये सिर्फ कुछ प्रस्ताव नहीं थे, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम था जिसे अब पूरी कांग्रेस का समर्थन हासिल था। तो क्या इसका मतलब ये था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो एकता दिख रही थी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से थी। अंदर जो विचारों की खाई थी वो वैसी की वैसी ही थी। ये तो बस एक तूफान के आने से पहले की शांति थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन ने आग लगाई। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने उस आग पर पानी तो डाल दिया, पर वो बुझी नहीं थी। और ठीक एक साल बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में वही आग फिर से भड़क उठी और कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, जिसे हम इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात,
स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस के मंच से आधिकारिक तौर पर उठी। दूसरी बात, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे गरमपंथी तरीकों को अब पूरी कांग्रेस ने अपना लिया था। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि 1906 का ये समझौता कोई पक्का समाधान नहीं था, ये तो बस 1 साल के लिए टाला गया टकराव था। और अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या हम 1906 के इस समझौते को कांग्रेस की एक रणनीतिक जीत माने, जिसने एक नाजुक मौके पर पार्टी को बिखरने से बचा लिया, या फिर ये बस एक अस्थायी सीज फायर था जिसने आने वाले विभाजन को और भी ज्यादा कड़वा बना दिया? इतिहास का ये पन्ना हमें सिखाता है कि एकता बनाए रखना कभी-कभी कितना मुश्किल होता है। इस पे सोचिएगा जरूर।